नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना से संबंधित उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। प्रेम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का प्रारंभ उद्देशिका से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्य एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्थात उद्देशिका क्या है? हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का परिचय पत्र है। संविधान को समझने के लिए संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखकर जिस संविधान को तैयार किया, उसका सार जो है उसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। कहा गया है, आ की ऑफ द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। जो संविधान सभा थी, उसमें इस संपूर्ण संविधान का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को जो रखा गया था, उसी का ही रूप जो है वो उद्देशिका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं और भारतीय संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जो 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत जो उद्देशिका हमारी है, हम भारत के लोग भारत को, ये आप लोग पढ़ सकते हैं कहीं से भी, प्रेम्बल, उसका जो फर्स्ट पैरा है, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्दों को जोड़ा गया। सोशलिस्ट समाजवादी और सेकुलर पंथ निरपेक्ष, तथा अंतिम पैरा था उसमें अखंडता इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। इन शब्दों की व्याख्या अभी मैं आगे कर दूंगा। नेक्स्ट, क्या उद्देशिका संविधान का पार्ट है कि नहीं है? इस विषय को लेकर 2 बड़े फैसले हुए हैं। प्रेम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। पहला केस 1960 में हुआ, जिसे हम बेरूबारी यूनियन का केस कहते हैं, जिसमें कहा गया था प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं हम। बेरूबारी केस 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। परंतु 1973 का केशवानंद भारती जो केस था, उसने पुराने केस को पलट दिया और कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का पार्ट है। देखते हैं आप, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए ये कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। इन द केशवानंद भारती केस 1973, the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of the Constitution। इस तरह से जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और यदि भाग है तो उसके किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। परंतु ये याद रखना है
कि कोई भी ऐसा संशोधन हम नहीं कर सकते जो बेसिक फीचर को बदल दे। नेक्स्ट, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, जस्टिशिएबल अर्थात वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। न्याय योग या वाद योग की जब हम बात करते हैं तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, और ना ही मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ न्याय योग्य हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जस्टिशिएबल हैं, अर्थात यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं वो एक बेहतर, एक अच्छे देश की कल्पना में लिखे हुए शब्द हैं। ऐसा होना चाहिए और उस पर सरकारें निर्णय लेती हैं। जैसे लिखा है समाजवाद होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, समानता, बंधुत्व, ब्रदरहुड की बात करते हैं, परंतु इस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि देश में ब्रदरहुड नहीं है। परंतु फंडामेंटल राइट्स का यदि किसी भी प्रकार से हनन होता है तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो नागरिक को, बच्चे को जन्म के साथ प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के संदर्भ में कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। यह एक स्टेटमेंट है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है ये किसने कहा है तो हम सुभाष कश्यप पे टिक लगा देंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रेम्बल है उसमें जो शब्द आए हैं उनकी क्या व्याख्या है, उसमें क्या कहा गया है। जैसे हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि प्रेम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। नेक्स्ट आगे भी लाइंस लिखी हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हिंदी में कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, इन शब्दों की व्याख्या में अगर हम कहें कि हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, अर्थात संपूर्ण संविधान की शक्ति किसमें निहित है, भारत की जनता में, क्योंकि जनता द्वारा दिए गए एक एक वोट से ही सरकार बनती है, अर्थात शक्ति किसमें निहित है, जनता में, जो भारत के पीपल हैं। नेक्स्ट, सॉवरेन शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है इससे तात्पर्य है कि इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉट ए डोमिनेशन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अर्थात आज़ादी के बाद भारत एक ऐसा देश है जिसके बाहरी और आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा है भारत, परंतु आज हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं आज़ादी के साथ अब हमारे आंतरिक या बाह्य मामले में किसी भी प्रकार से ब्रिटेन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ये है प्रभुत्व संपन्न शब्द की व्याख्या। अगला है समाजवाद। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। भारत ने मध्य का रास्ता अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, अर्थात अगर हम समाजवाद की बात करें तो एक ऐसा देश जहाँ अमीरी गरीबी की खाई कम से कम होनी चाहिए। समाजवाद की जो अवधारणा दी गई थी वो कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई थी और उसने कहा था कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं, एक हेव्स और दूसरा हेव्स नॉट। हेव्स मतलब बुर्जुआ वर्ग या हम उसे कहते हैं पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग हेव्स नॉट अर्थात श्रमिक या जो उत्पादन के साधनों पर काम करता है। और इन दो वर्ग, दो क्लास हैं
इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने अपने अधिकारों को लेके, अमीरी गरीबी की खाई के कारण, और इस तरह से सदैव समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। इन वर्ग कॉन्फ्लिक्ट को ना हो या ना ऐसी स्थिति आए, इसके लिए कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म की अवधारणा दी थी, समाजवाद। परंतु ये संभव नहीं है कि पैसे का बंटवारा इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से धन दिया जाए। इस कारण भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की। उसने पूंजीवाद को भी अपनाया है और समाजवाद को भी अपनाया है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता, जिसे हम कहते हैं सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब है भारत किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि वे सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात द स्टेट, जो सेकुलर स्टेट है वो क्या होती है? द स्टेट इज़ न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रिलीजन एंड हेंस डस नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज फॉर एग्जाम्पल USA, इंडिया। कहने का मकसद ये है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष को मान्यता प्रदान नहीं करता है, वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। यहाँ पर हम देखें कि 3 टाइप्स ऑफ स्टेट हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा स्टेट होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, अर्थात सबका ही विरोध करता है, जैसे कि चाइना कोई भी धर्म को नहीं मानता। एक स्टेट ऐसा होता है जो किसी एक धर्म को अपने देश का धर्म घोषित कर देता है, जैसे पाकिस्तान हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट है, किसी एक धर्म को घोषित कर देता है, वह देश का धर्म है और उसको बढ़ावा देता है। एक ऐसा है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, और एक ऐसा है जैसे भारत जो सभी धर्मों का समान आदर करता है और अपने देश का कोई भी राष्ट्र या देश धर्म नहीं घोषित करता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी की बात करते। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? अब्राहम लिंकन का बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए, अर्थात लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। लोग वोट देंगे और सरकार बनेगी, इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अगला शब्द है रिपब्लिक, गणराज। ये सभी शब्द संविधान का जो उद्देशिका है उसमें आए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र। आप पढ़ेंगे ध्यान से प्रेम्बल को, ये सभी शब्द दिखाई देंगे। यहाँ गणराज से तात्पर्य है भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना वंशानुगत। यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट है भारत का, उसका इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा हमारे देश में नहीं है। इस सिस्टम को हम मोनार्च सिस्टम कहते हैं। मोनार्च सिस्टम जो होता है वहाँ हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो हेडिटरी होता है, राजा का बेटा राजा। परंतु भारत में, भारत दैट इज़ इंडिया, इन्हीं 2 शब्दों का प्रयोग किया गया भारत के संविधान में। भारत या इंडिया, हिंदुस्तान जैसा शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है। ये आम बोलचाल की भाषा या अपना एक भाषा है, हिंदुस्तान हम कहते हैं। इस प्रकार हेड ऑफ स्टेट जो भारत में होगा वो निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। प्रस्तावना में हम देखेंगे 3 और शब्द आए हैं, अर्थात 3 प्रकार के जस्टिस की बात हुई है। सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सोशल, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को भी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमी के आधार पर बंटवारा नहीं होगा, कोई इनइक्वलिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल वाइज इन द गवर्नमेंट, सभी को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है। सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत जैसी बात नहीं होगी, इकोनॉमिकली कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से
आगे हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इन सब बातों को अनुच्छेद आर्टिकल के साथ रखा गया है। प्रेम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। विचार की लिबर्टी है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता दी गई है। किसकी स्वतंत्रता दी गई है? विचार की, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की, बिलीव विश्वास की, विचार विश्वास, धर्म किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, कोई भी उपासना कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें आगे फंडामेंटल राइट्स में, जब हम राइट ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हम वहाँ पर इस प्रकार की लिबर्टी को देख सकते हैं। और आर्टिकल 19 में जो लिबर्टीज़ रखी गई हैं वहाँ भी हम इसका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट शब्द आता है इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता से तात्पर्य है कि किसी भी शर्त पर देश का कोई भी भाग किसी को नहीं दिया जाएगा। बड़े ही साफ शब्दों में हमारे प्रस्तावना में लिख दिया गया है कि जो देश है भारत वो अखंड है। अखंड मतलब उसका खंड नहीं हो सकता। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट में उग्रवाद द्वारा इतनी अति हो जाए तो कोई भी सरकार ये कहे कि बहुत झगड़ा हो रहा है इस ज़मीन को लेके, इस टुकड़े को लेके, तो इस टुकड़े को देकर हम झगड़े को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अरबों खरबों रुपया लग जाए, लाख लड़ाई होती रहे, परंतु हम अपने भारत का टुकड़ा नहीं होने देंगे। अखंड भारत की तस्वीर बात की गई है। नेक्स्ट, इस प्रकार संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की बात की गई है। लिखा है हमारे प्रेम्बल में कि हमने स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे, हमारा संविधान बन गया था, तैयार हो गया और स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, परंतु पूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस 2 महीने का हमने इंतज़ार क्यों किया था, इसको हम स्पष्ट कर दें। 1929 जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था तब अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने 31 दिसंबर 1929 की रात को झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाने का निर्णय लिया गया था। वही 26 जनवरी को इतिहास में एक विशेष स्थान देने के लिए हमने 26 जनवरी का इंतज़ार किया था और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता व विश्व बंधुत्व जैसे शब्द जो प्रस्तावना में नहीं थे फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो तख्ता पलट हुआ था, विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, 2 महत्वपूर्ण घटना जिसने विश्व इतिहास को पलट कर रख दिया गया था, रेडिकल चेंज हुआ था। एक औद्योगिक क्रांति, दूसरी फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति में जो स्लोगन था वो था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तब हम टिक करते हैं फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट, प्रस्तावना में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे इसका बेसिक फीचर बदल जाए। बड़ा स्पष्ट है, संविधान निर्माताओं की विचारों की कुंजी है। उनका एक भाव था कि किस तरह से देश को चलाया जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा, अर्थात हम कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो इसके बेसिक फीचर को बदल दे। इस प्रकार बच्चों, ये मैंने प्रस्तावना से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है जो एग्ज़ाम में आते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।